Dear viewers and students, Assalamu alaikum. Today we are going to talk about prepositions. We have different types of words that do different jobs in an English sentence. English के sentence का जब भी हम मुआयना करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ टाइप्स के वर्ड्स या अल्फाज हमें मिलते हैं. These different types of words are called parts of स्पीच. तो इंग्लिश सेंटेंस में ये जो टाइप्स या जितनी टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. और उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन इज़ वन ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन, जिसकी आज हम बात करने लगे हैं. प्रेपोजिशन को डिफ़ाइन करने से पहले या प्रेपोजिशन की तारीफ़ करने से पहले इन एग्जांपल्स पर गौर कीजिए ज़रा. द कैट इज़ सिटिंग ऑन द बॉक्स. बॉक्स के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है. द कैट इज़ सिटिंग अंडर द बॉक्स. बिल्ली कहाँ पे बैठी हुई है? बॉक्स के नीचे. द कैट इज़ सिटिंग बिसाइड द बॉक्स. बिल्ली बैठी हुई है बॉक्स के बिल्कुल साथ. द कैट इज़ सिटिंग इन या इनसाइड द बॉक्स. बिल्ली बैठी हुई है बॉक्स के अंदर. अब देखिए, इन चारों फिक्रों में द बॉक्स ये है नाउन. क्या है? नाउन. अब यहाँ पे इस नाउन को, ये जो पार्ट है हमारा चारों फिक्रों में, द कैट इज़ सिटिंग, ये वाला और ये जो हमारा नाउन है, इन दोनों के दरमियान, इस पार्ट के दरमियान और इस पार्ट के दरमियान रिलेशन या ताल्लुक़ या लिंक बनाने के लिए, या यूँ समझिए कि ब्रिज बनाने के लिए पुल का काम कर रहे हैं ये वर्ड्स. ये वर्ड्स एक ब्रिज का काम कर रहे हैं इस पार्ट को इस पार्ट से मिलाने के लिए. यूँ समझें कि ये दरिया है. आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपने गाड़ी को यहाँ से इस तरफ लेके जाना है दरिया के दूसरे पार. अब आपको ब्रिज तो चाहिए ना दरमियान में, जिसके ऊपर से आप गाड़ी गुजारेंगे. तो ये ब्रिज है, पुल का काम कर रही हैं ये जो वर्ड्स अंडरलाइन जो मैंने किए हुए हैं. और एक्चुअली ये वर्ड्स ही प्रेपोजिशंस हैं. ठीक है. और ये काम क्या कर रहे हैं? ये काम हमें ये हमें बता रहे हैं कि बिल्ली की पोजीशन क्या है. बिल्ली की पोजीशन क्या है इन रिलेशन टू द बॉक्स. बॉक्स को लेके, बॉक्स के लिहाज से बिल्ली की पोजीशन क्या है? बॉक्स तो उधर ही है. पहले फिक्रे में बॉक्स के ऊपर है, यानी उसकी पोजीशन और है. दूसरे में बॉक्स के नीचे है, पोजीशन चेंज हो गई. और तीसरे में बॉक्स के साथ है, पोजीशन फिर चेंज हो गई. और चौथे में बॉक्स के अंदर है. अब जितनी भी पोजीशंस चेंज हो रही हैं बिल्ली की, कैट की, बाकी तो देखिए सेम टू सेम वही चीज़ है. तो ये जो है अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, ये पोजीशन को चेंज करते जा रहे हैं. जब हम वर्ड को चेंज कर रहे हैं तो बिल्ली की पोजीशन चेंज हो गई है. तो यही ये काम करती हैं प्रेपोजिशंस. दे टेल अस द पोजीशन ऑफ द कैट इन रिलेशन टू द बॉक्स. कि ये रिलेशन को ज़ाहिर करती हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ. किसी भी नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक़ या रिलेशन ज़ाहिर करती हैं प्रेपोजिशंस इंग्लिश फिक्रे के दूसरे पार्ट के साथ. ठीक हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स. प्रेपोजिशंस ऐसे अल्फाज होते हैं दैट रिलेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, जो इंग्लिश सेंटेंसेस के मुख्तलिफ पार्ट्स को, मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में रिलेट करते हैं, उनका आपस में ताल्लुक़ बताते हैं. यूजिंग डायरेक्शन, लोकेशन एंड टाइम. और ये बयान क्या करती हैं प्रेपोजिशंस जो होती हैं, ये तीन चीज़ों पे फोकस करती हैं. या तो ये डायरेक्शन बताती हैं, या ये लोकेशन बताती हैं, जिस तरह को बिल्ली की एग्जांपल में हमने देखा, या फिर टाइम का बताती हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में.
दोबारा बताता हूँ कि इंग्लिश सेंटेंस के मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर करती हैं, और रिलेशन जब ज़ाहिर करेंगी तो 3 चीज़ें उसमें मेन आपको मिलेंगी। या तो ये डायरेक्शन को शो कर रही होगी, समत को कि कोई चीज़ किधर को मूव कर रही है, या फिर लोकेशन को कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से किधर है। जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा कि बॉक्स के लिहाज से बिल्ली किधर है, या फिर ये हमें वक्त बताएंगी। ठीक है जी। अब एग्जांपल्स देखें। पहली एग्जांपल है आई एम गोइंग स्कूल। अब देखिए ये सेंटेंस का पार्ट और ये सेंटेंस का पार्ट, अब दरमियान में लिंक कोई नहीं है, इनके रिलेशन कोई नहीं बन रहा। मैं हूँ जा रहा स्कूल, तो इनके दरमियान लिंकेज या रिलेशन को ज़ाहिर करने के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं टू। अब टू जो है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है हमें कि मैं जा रहा हूँ किधर को। यूँ कह लें कि ये समत बता रही है, ये जो प्रेपोजिशन है, ये जो वर्ड है, ये प्रेपोजिशन हमें समत बता रही है, मेरी डायरेक्शन बता रही है कि मैं जा कहाँ पे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन डायरेक्शन के लिए यूज़ हुई है, और इसके इंग्लिश सेंटेंस के इस पार्ट को इस पार्ट से रिलेट कर रही है, राब्ता कर रही है, ब्रिज का काम कर रही है। दूसरी एग्जांपल देखिए, ही लिव्स लाहौर। 2 पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के, लेकिन दरमियान में लिंकेज या ब्रिज या पोल गायब है। तो इसका यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ इन। अब ये फिक्रा हमारा मुकम्मल हो गया है, इन दोनों का आपस में रिलेशन बन गया, राब्ता बन गया। ठीक हो गया जी। इनका ब्रिज बन गया आपस में। वो रहता है लाहौर में। अब ये लोकेशन को ज़ाहिर कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है प्रेपोजिशन, ये लोकेशन को ज़ाहिर कर रही है। तीसरी एग्जांपल जी, द स्कूल ओपन्स। स्कूल ओपन होता है 10 o'clock। दरमियान में लिंकेज रिलेशन मिसिंग है, ब्रिज कोई नहीं है। दरमियान में समझ लें ये दरिया है, हम इधर खड़े हैं, इधर जाना है, तो किस तरह जाएंगे। ये हमने जनाब पुल बना दिया बीच में। ठीक है जी। अब हम अपनी गाड़ी को दरिया के इस पर ले जा सकते हैं एट 10 o'clock। अब ये वाला वर्ड प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन हमें किस बारे में बता रही है, टाइम के। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि प्रेपोजिशन होती क्या है। बेसिकली ये स्मॉल वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे अल्फाज, 2, 3 या 4 लेटर्स अमूमन होते हैं, इनके ज़्यादा भी हो सकते हैं, और 3 काम बेसिकली करते हैं। इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उनके मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान राब्ता, रिलेशन, लिंकेज या ब्रिज, पुल का किरदार अदा करते हैं। और बताते हैं हमें 3 चीज़ों के बारे में कि डायरेक्शन बताएंगे हमें, या लोकेशन बताएंगे, या टाइम बताएंगे। अब मैं आपके सामने मुख्तलिफ एग्जांपल्स लिखूंगा ताकि आपको मज़ीद इसकी क्लैरिटी हो जाए। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रेपोजिशंस का यूसेज या उसका इस्तेमाल देखते हैं कि हम उन पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एट का वर्ड या ये प्रेपोजिशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम एज के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, उम्र के लिए। आई पास द एग्ज़ाम एट 20। मैं 20 साल का था जब मैंने इम्तिहान पास किया। अब यहाँ पे ये एज के लिए है ना, 20 साल एज, 20 साल एक एज होती है, तो ऐड का वर्ड वहाँ पे लगा के हमने रिलेशन को ज़ाहिर किया। दूसरा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऐट को जब हम दिन के किसी वक्त को या रात के वक्त को ज़ाहिर कर रहे हों, यानी आई स्लीप एट नाइट, मैं रात के वक्त सोता हूँ। आई हैव माई लंच एट नून, दोपहर के वक्त मैं अपना लंच लेता हूँ। तो एट नून, नून से पहले भी एट लगाया हमने, क्योंकि हम डे के टाइम का
डे के टाइम की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का वर्ड यूज़ करते हैं। द मीटिंग एंड्स एट 3 PM। इस फिक्रे से शो हो रहा है कि मीटिंग एग्जैक्ट 3 बजे सपहर के यानी दोपहर के बाद जो 3 होते हैं उस वक्त ख़त्म हो जाएगी। तो हम ऐड लगा के एग्जैक्ट टाइम को शो कर सकते हैं। आपने स्कूल 7 बजे पहुंचना हो तो आप कह सकते हैं आई हैव टू रीच स्कूल एट 7 o'clock। इसका मतलब है कि आप एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाली जो प्रेपोजिशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो है इन। सबसे पहला इस्तेमाल इसको हम ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेशन का मतलब है कि कोई दौरानिया उस दौरान कोई काम होना है तो उसके लिए हम इन का यूज़ कर सकते हैं। आई विल विज़िट यू इन द नेक्स्ट वीक। मैं अगले वीक के दौरान इस ड्यूरेशन में आपके पास आऊँगा। दूसरी चीज़ जिसके लिए हम इनका वर्ड या इनकी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो है सीज़न। मौसम का जब हमने बयान करना हो, आई विल बी होम इन द समर। समर आपको पता है सीज़न है। मौसम गर्मा में मैं घर पर होऊंगा। मंथ्स महीनों के लिए यूज़ करते हैं। ही वॉज बोर्न इन अप्रैल। अप्रैल में वो पैदा हुआ था, महीनों के लिए इस्तेमाल हुआ। या ईयर्स का जब हमने मेंशन करना हो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। आई विल बी 40 इन 2050। 2050 में मेरी उम्र हो जाएगी 40। तो यहाँ पर हमने इनका वर्ड यूज़ करके या इनकी प्रपोजिशन यूज़ करके ईयर्स को मेंशन किया। ये वाली प्रपोजिशंस मज़ीद हैं ऑन, आफ्टर, बिफोर एंड फॉर। ये प्रपोजिशंस हैं और ये हमने एग्जांपल लिखी हुई हैं कि जब इन प्रपोजिशंस को हम टाइम के लिहाज से यूज़ करते हैं, टाइम को शो करने के लिए। ठीक है, इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स की हैं वो भी टाइम को शो करने के लिहाज से हमने मेंशन की हुई हैं। ऑन का भी इस्तेमाल करते हैं जब हमने टाइम को शो करना हो। डेज ऑफ वीक, हमने दिनों के नाम लिखने हो तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे वगैरह। या फिर हमने एग्जैक्ट डेट बतानी हो किसी को, ऑन दिसंबर 10, ऑन अप्रैल 15, ऑन जुलाई 22। उसके बाद आफ्टर, ये यूज़ हो तो करते हैं हम सक्सेशन के लिए, यानी एक चीज़ के बाद जब दूसरी चीज़ होगी फिर हम क्या यूज़ करते हैं, आफ्टर। आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगा आफ्टर हिज मैरिज, जब उसकी शादी हो जाएगी। तो उसकी शादी होने के बाद फिर सक्सेशन होगी कि पहले काम होगा मैरिज का, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। ठीक है, तो ये सक्सेशन है। सक्सेशन मतलब एक काम के बाद दूसरा होना। तो पहले ये काम होगा, उसकी शादी होगी, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। इसका उल्टा है बिफोर। ये प्रोसेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये कोई काम होने से पहले को जब हमने मेंशन करना फिर यूज़ करते हैं। ही विल बी होम बिफोर आई अपोलोजाइज, मेरे अपोलोजाइज करने या माफ़ी मांगने से पहले ये काम हो जाएगा, वो घर पहुंच जाएगा इससे पहले कि मैं माफ़ी मांगूं। ठीक है जी। तो आफ्टर यूज़ करते हैं जब हमने किसी काम का तज़किरा सक्सेशन में करना हो, एक काम के बाद जब हो, और बिफोर का जब कोई काम करने से पहले हमने उसका मेंशन करना हो। फिर है फोर, FOR। ये यूज़ होता है वक्त के लिए, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब हमें मुकम्मल दौरानिए का पता होगा कि कोई काम होते हुए कितनी देर हो चुकी है, कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे, कितने दिन, कितने साल, कितनी सदियाँ। ठीक है। ही हैज़ बीन स्टडीइंग फॉर 3 years, उसको पढ़ाई करते हुए 3 साल का अरसा हो गया है। यानी हमें दौरानिया का पता चल गया कि 3 साल पहले उसने पढ़ना शुरू किया और अब तक जब ये फ़िक्रा बोला गया उसको पढ़ते हुए कितना साल हो गए, 3 साल। हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। एक और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है सिंस, और ये हम
कब यूज़ करते हैं? फ्रॉम अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई एक्शन किसी ख़ास वक्त से स्टार्ट तो हुआ है लेकिन हमें पता नहीं, फ़िक्रे से हमें पता नहीं लगता कि अब तक उस काम को स्टार्ट हुए कितना अरसा या मुद्दत हो चुकी है। एग्ज़ाम्पल पे गौर करें, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 8 AM, वो सुबह 8 बजे से खेल रहा है। अब फ़िक्रे से हमें ये नहीं पता चल रहा कि जब ये फ़िक्रा बोला जा रहा है तो फिर क्या वक्त है, यानी सुबह 8 बजे से लेके फ़िक्रा बोलने तक कितना वक्त गुजर चुका है। फ़िक्रे से ये ज़ाहिर नहीं हो रहा, सिर्फ हमें नुक्ता आगाज़ का पता है कि सुबह 8 बजे से वो खेल रहा है। तो जब इस तरह के मेंशन कर रहा हूँ तो फिर सिंस आते हैं। जब हमें सिर्फ नुक्ता आगाज़ का पता होगा फिर हम सिंस यूज़ करेंगे, और जब हमें एक्शन की ड्यूरेशन का पता होगा कि कोई काम शुरू कब हुआ और फ़िक्रा बोलते वक्त तक कितना अरसा हुआ है, मुद्दत हुई है, वक्त हुआ है, फिर हम सिंस की बजाय क्या यूज़ करेंगे? FOR, फोर का लफ्ज़। अब जी TO2 इस प्रपोजिशन को जब हम टाइम के लिहाज से यूज़ करते हैं तो फिर हमें टाइम रेंज के लिए इसको यूज़ करना होता है। मसलन फ्रॉम 7 to 8, 7 बजे से ले के 8 बजे तक, ये रेंज है ना, 7 बजे से ले कर 8 बजे तक ये रेंज 1 घंटे की। फिर आपने देखा होगा अप टू डेट पेपर्स, मॉडल पेपर्स के अब तक, यानी आज की तारीख तक पीछे जितने पेपर्स हैं उस वक्त से लेके इस वक्त तक, तो ये भी रेंज हो गई। अनटिल, टू डिनोट एन एंड, जब तक के नहीं। अनटिल का मतलब क्या होता है? जब तक के कोई ख़ास काम नहीं हो जाता उस वक्त तक। आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ पे ठहरूँगा। अनटिल, जब तक के नहीं। यू कम, तुम आते, जब तक तुम नहीं आते मैं यहाँ पर रहूँगा, यानी जब तक तुम्हारे आने का काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ ही रहूँगा। तो अनटिल टू डिनोट एन एंड, किसी एक्शन के एंड होने तक को ज़ाहिर करने के लिए इस प्रपोजिशन ऑफ टाइम को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वाली प्रपोजिशन ऑफ टाइम है ड्यूरिंग। अब ये कब इस्तेमाल होता है? समथिंग हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि कोई चीज़ जब किसी ख़ास मुद्दत के दौरान हैपन हुई हो, कोई एक्शन वाक़ हुआ हो, तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। ही डाइड ड्यूरिंग द वॉर, वो जंग के दौरान, यानी जब जंग हो रही थी उस अरसे के दौरान उसकी डेथ हो गई। तो ये प्रपोजिशन थी प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, कि जब हम प्रपोजिशंस को, इन स्मॉल वर्ड्स को जो कि सेंटेंस के मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान लिंकेज को ज़ाहिर करते हैं, उसका हम पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रपोजिशंस की जो कि हम प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है एट। एट को हमने देखा है कि टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं और प्लेस के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो प्लेस के लिए तब इस्तेमाल करेंगे फॉर लोकेशन, जब हम किसी सेट लोकेशन की, किसी ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो कि मखसूस है किसी ख़ास जगह पे, किसी सेट लोकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। आई एम एट होम, मैं अपने घर पर हूँ, यानी होम एक सेट लोकेशन है जिसको भी आप जब भी अपने घर का एड्रेस बताएंगे तो एक ही एड्रेस बताएंगे। चाहे आप फ़र्ज़ करें अपने घर के वेस्ट में हैं या अपने घर के ईस्ट में हैं, आपने जब भी एड्रेस बताना है तो सेट लोकेशन है, यानी एक मखसूस जगह है आपके घर, तो वही एड्रेस आप बताएंगे। तो किसी मखसूस जगह पे सेट लोकेशन के लिए आप ऐड यूज़ करते हैं। फिर इसको टू सेट सम टारगेट, अगर किसी टारगेट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप यूँ करेंगे थ्रो द बॉल एट मी, बॉल को मेरे ऊपर फेंको। नेक्स्ट प्रपोजिशन है ऑन। समथिंग लोकेटेड एट अ सरफेस,
जब किसी सतह पर जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है, सतह पर है, तो फिर हम बोलेंगे कि पहली चीज़ दूसरी चीज़ के ऑन है, पर है। द जग इज़ ऑन द टेबल। अब टेबल के ऊपर वाली जो सतह है उसके ऊपर जो चीज़ रखी हुई है उसके लिए हम ऑन की प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि द कैट इज़ ऑन द बॉक्स के ऊपर। कोई भी चीज़ है उसकी जो ऊपर वाली सतह है उसके ऊपर जो भी चीज़ है उसके लिए आप ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी अबव की प्रपोजिशन आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हायर या ऊंचे लेवल पर बयान करना चाहते हैं। माई सिटी इज़ अबव द सी लेवल। सतह समंदर से मेरा शहर ऊंचा है, ऊपर है। और इसका उल्टा है बिलो आप तब यूज़ करते हैं जब आपने लोअर इन पोजीशन किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से लेवल में नीचे रखा हो, लो रखा हो। माई सिटी इज़ बिलो द सी लेवल। आप कह सकते हैं कि मेरा शहर सी के लेवल से, सतह समंदर से नीचे है। नेक्स्ट वाली प्रपोजिशन है अमंग। या तो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम तीन या ज़्यादा चीज़ों का आपस में मुकाबला करवा रहे हों, या फिर एक चीज़ को दूसरी शय में शामिल करने के लिए हम इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। पहले देखिए तीन या ज़्यादा चीज़ों के लिए, हु अमंग अस विल बी चोज़न। हम में से किसको चुना जाएगा। अब अमंग का वर्ड ज़ाहिर कर रहा है कि ये कम अज़ कम तीन की बात हो रही है या तीन से ज़्यादा की, क्योंकि अमंग जो है ना ये प्रपोजिशन कम अज़ कम तीन के लिए यूज़ होती है। जब हम एक चीज़ या शय को दूसरी शय में शामिल करने के लिए बात करेंगे तो फिर हम यूँ कह सकते हैं आई ऑल्सो फाउंड अ वॉच अमंग अदर थिंग्स। दूसरी चीज़ों के अलावा मुझे घड़ी भी मिली, यानी दूसरी चीज़ें भी मिली लेकिन उनके साथ साथ मुझे ये घड़ी भी मिली। यानी इस घड़ी को हमने दूसरी जो चीज़ें में मिली उनमें शामिल करने के लिए इस वर्ड को यहाँ पर इस्तेमाल किया। OFF ऑफ, फे की आवाज़ आएगी आखिर पे, ऑफ। जब किसी मुकाम से किसी चीज़ का परे हटना ज़ाहिर करना हो तो हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। आई गॉट ऑफ द बस। मैं बस से नीचे उतरा, यानी हमने बस को एक मुकाम समझा है, उस मुकाम से क्योंकि मैं परे हट रहा हूँ बस से नीचे उतर के, तो इसीलिए OFF का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। या फ़र्ज़ करें आप अपने सर से कैप उतारते हैं तो आप कहेंगे आई टुक माई कैप ऑफ माई हेड। OFF ऑफ, आई टुक माई कैप ऑफ माई हेड, क्योंकि आप अपने सर के लिहाज से अपनी कैप को दूर लेके जा रहे हैं, परे लेके जा रहे हैं, तो आप कहेंगे आई टुक माई हैट या कैप ऑफ माई हेड। अब ये है OF। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ऑफ फे नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं ऑव। इसको पढ़ते हैं ऑफ और इसको ऑव, फे की साउंड नहीं आती होती। तो OF ऑव ये कब यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ की मिल्कियत या किसी चीज़ की असल को, यानी वो चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, किसी चीज़ की मिल्कियत या असल को बयान करना हो तो हम OF ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। द टाइटल ऑफ द बुक वाज लॉन्ग। किताब का जो टाइटल है वो लंबा था। अब टाइटल ऑफ द बुक की मिल्कियत है टाइटल किसकी मिल्कियत है, बुक की। या हम यूँ कह सकते हैं द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन। अब यहाँ पे मिल्कियत इज़हार कर रहा है, लेग किसकी है, चेयर की। द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन। और TO2 ये प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं जब हमने डायरेक्शन का बताना हो कि किस डायरेक्शन को हम जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो जाने का अमल किस तरफ को हो रहा है, इसलिए यहाँ पर टू का वर्ड यूज़ किया हुआ है। ये था जी प्रपोजिशन का लेसन
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.